बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब, मैं हूँ सामत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है उसका जो इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और फिर वो इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे आ रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त? आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने जा रही है। जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, बिजली की कीमतें आप देखते जी, IMF जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और हुकूमत हर बात जो है वो माने जा रही है। पेट्रोल के मामले में हमने देखा कि किस तरीके से कीमतें बढ़ाई, फिर लेवी के बहाने कीमत कम की गई। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं उस्मान बड़ाइश साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के; डॉक्टर हसन जफर साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के; मदर बरलास साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। मदर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, जंग है, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त इकॉनमी पूरी दुनिया की डिस्टर्ब है, लेकिन क्या इतनी डिस्टर्ब है जितनी पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब कर दिए गए हैं? उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तो देखें उस्मान बड़ाइश साहब से बहुत सी बातें सीखता हूँ। पिछली दफा भी एक प्रोग्राम में इन्होंने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की थी। तो मैं तो सीधी सीधी अवामी बातें करने वाला बंदा हूँ। बात यह है कि पूरे साउथ एशिया में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ी। भाई, लोगों ने अपने टैक्स माफ कर दिए, छोड़ दिए। अच्छा, फिर ये भी आप देखें कि कौमें टैक्स क्यों देती हैं। कोई तालीम के लिए देता है, अमन के लिए देता है, रोजगार के लिए देता है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए देता है, हेल्थ के लिए देता है। पाकिस्तानी कौम बेचारी बड़ी मजलूम है जी। ये टैक्स देती है कर्जे उतारने के लिए, ये टैक्स देती है IMF का पेट पालने के लिए। तो यहाँ के हुक्मरान बादशाह लोग हैं, वो IMF से कर्जे जो लेते हैं या दूसरे मुल्कों से जो कर्जे लेते हैं, आम पाकिस्तानी बेचारा तो उससे मुस्तफीद नहीं होता। जो लोग मुस्तफीद होते हैं, कर्जे तो उन्हें अदा करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपको पता, बाबा आदम भी निराला है। पिछले दिनों आपने सुना होगा, वो जो सऊदी अरब से कर्जा लेने की बात हो रही थी, जी। तो कहा गया जी, उन्होंने कहा जी आप वापस नहीं करते। उन्होंने कहा जी साढ़ा 30-35 लाख बंदा इतने काम करता है, उन्होंने तनख्वाह काट लो। नहीं सर, ये नव सर उन UAE दा ते वापस करन चले हैं ना सी कर्जा। भाई, यूएई का आप वापस करेंगे इसलिए कि आपके सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोगों की जायदादें हैं वहां, आपके सियासतदानों की जायदादें हैं वहां। तो आप कर्जा उनका वापस नहीं करेंगे तो वो जायदादें जब्त कर लेंगे। अब ये अपनी अपनी जायदाद बचाने के चक्कर में गरीबों की खलड़ी उतारेंगे और 2 अरब वापस करेंगे। बिल्कुल सही। कहीं किसी मुल्क में देखिए, बाकी मुल्क भी है ना, हमारा तो तेल आने दिया जा रहा है। को श्रीलंका में कितना है, नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, ये साउथ एशिया के मुल्क है, चाइना में कितना बढ़ गया है? नहीं बढ़ा। अब एक और जो चक्कर हुआ है इस पे, ये मेरे दोस्त जो है वो बड़ी रोशनी डालेंगे। पेट्रोल सिर्फ डलता है ये कारों शारों में, गाड़ियों में। जो डीजल है वो वहीं का वहीं है। वो माल तो सारा डीजल से आना है। जो सब्जी है, फल है, बाकी चीजें हैं, वो माल गाड़ियां सारी जो हैं वो तो खत्म हो गई थी ना। वो ट्रकों के जरिए आता है और ट्रकों में डीजल डलता है। ये फिर आप कहेंगे मैं नवाज शरीफ पे तनकीद करता हूं। 1991 में इन्होंने गुलाम अहमद बलोर को वजीर रेलवे बनाया, नवाज शरीफ ने। तो ट्रेनों का सत्यानाश हो गया, बड़ा अच्छा रेलवे का निजाम था। और साथ ही माल गाड़ियां खत्म कर दी गई कि जी वो ट्रक चलते हैं जी बड़े बड़े, हमारे पेशावर से पता नहीं कराची तक। और उसी दौर में आपको याद होगा, पता नहीं आप तो छोटे हैं यार, उस वक्त पैदा भी हुए होंगे कि नहीं, कि रेल की पूरी पूरी पटरियां गायब कर दी गई। ये इस मुल्क के साथ बदमाशी हुई। एक बस चलती थी GTS की, हर शहर के अंदर, शहर के मरकज में उसका अड्डा होता था। वो बसें पता नहीं कौन खा पी गया, उनके अड्डे कौन खा पी गया, कोई बताने वाला नहीं और कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं। हिसाब लेने वाले भी साथ मिले हुए हैं।
वो इतने बड़े असासे थे, वो किधर गए? आप ये कहते हैं कि कर्जा गरीब लोग उतारे और उसके लिए उनका गला दबाया जा रहा है। आप देखिए ना, ईरान ईरान की जंग हो रही है, वहां तेल फ्री है, ओके, गैस फ्री है। वहां के ताजरों ने लिख कर लगाया कि भाई माल ले जाओ, पैसे बेशक जंग के बाद दे देना। और हमारा ताजर क्या करता है? डबल ट्रिपल। सारे रोजे सारे रोजे ट्रिपल महंगाई करके बेचता है, और आखिर में ये उस्मान वड़ाई साहब जाते हैं ना जलालपुर जटा, तो ये पूछते हैं कि वो हाजी साहब किधर गए हैं, वो जो हम्म। ताजर है शेख साहब। हम्म। तो वो कहते हैं वो तो आखिरी अशरा उधर मनाते हैं जी, वो मदीने चले गए हैं। वो हमारे यहाँ ये जो फ्रॉड है ना, कि लोगों की जिंदगियों को तंग करके आप उम्रे करते हैं और बिल्कुल फिर सही। सरकारी उम्रे भी करते हैं। वो मैं तो उन जर्नलिस्टों पे, आप तो बड़े बहादुर आदमी हैं, उसामा साहब प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं तो उन लिफाफों पे हैरान हूं जो छोटी सी महंगाई होती थी और माइक लेके इतवार बाजार और जुम्मा बाजार और पता नहीं किधर किधर पहुंच जाते थे। उनमें खवातीन भी थी, बड़ी नकाब वाली। वो अब वो पता नहीं किधर सोए हुए हैं। लोगों हम्म। की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और कोई इनके पास मनसूबा बंदी नहीं। बिल्कुल जो सही। इस वक्त हुक्मरान है, बिल्कुल नालायक लोग हैं, इनके पास कोई मनसूबा बंदी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हम्म। मुल्क को लेकर कैसे चलना है। बिल्कुल अब सही है। ये देखिए, वो 20 जहाजों का तस्करा है, हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि जी वो 18 जहाज पता नहीं किधर के, वो नहीं मैं बता सकता किन मुल्कों को दिए। वो भैया आप दो नंबरी कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही। दो नंबरी इंटरनेशनली कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? राइट सर। सर मैं वापस सीधी आता हूँ सीधी आपकी बातें तरफ। जी करनी जी। चाहिए। मैं थोड़ा सा जो है वो इस वक्त की करंट सूरत हाल उस्मान बड़ाई साहब से जानता हूँ। उस्मान भाई बताइएगा कि करंट सिचुएशन जो है जिसके अंदर ट्रंप के बदलते बयानात, वार्निंग पे वार्निंग, ईरान का मुज़ाकरात ना करने का ऐलान, किसी भी उनकी शिक को जो है वो ना मानने का जो है वो ऐलान, कहाँ पर मामला खड़े हुए हैं? जी डेफिनेटली ईरान जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो रिटेलिएट करता नज़र आ रहा है। और जो अगर आप मैग्नीट्यूड और स्केल चेक करें इस वक्त उनके हमलों का, मैं अभी पढ़ रहा था कि उन्होंने अभी जो ताज़ा जो स्ट्राइक किया, उन्होंने सदर्न, सेंट्रल और नॉर्थर्न इसराइल के अंदर बैक वक्त हमले किए हैं। उनके इंडस्ट्रियल जो कम्प्लेक्स है नेगेव, बेरशवा और डिमोना को उन्होंने दोबारा हिट किया है। ये वो जगह है जहाँ के ऊपर उनकी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और उसके अलावा उन्होंने अभी जो एक और F-35 को हिट करने का दावा किया। और अभी अमेरिका और जो ईरान है वो दोनों जो है पायलट जो है उसको ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर अमेरिका से आई है कि जो कासिम सुलेमान थे कमांडर, आपको पता होगा 2020 में उन्हें हिट किया गया इराक में। जो अमेरिका की वजारत खारजा है उन्होंने उनके जो परमिट है रेजिडेंस वो कैंसिल करके उन्हें अरेस्ट कर लिया, उनकी नवासी को और उनकी भतीजी को अमेरिका के अंदर। और ख़बरें आ रही हैं कि अगर ईरान के हाथ वो लग गया पायलट तो वो बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उनके अहले खाना को वहाँ के ऊपर है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ईरान ने एफ फैमिली के वो तमाम तैयारे गिरा दी हैं जो अमेरिका इस वक्त वॉर जोन के अंदर लेके आया है। F-15E उन्होंने गिराया, F-16, F-18 और F-35, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक वो हिट करके ये बात जो है उसका तासुर उन्होंने बस्ट कर दिया कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मफलूज हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में जंग जो है ख़तरनाक अपना एस्केलेशन के फेज़ के अंदर जारी है। और ये मेजर फेज़ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो धमकी दी है, उन्होंने उन्होंने कहा 48 घंटे उसके बाद मैं क़यामत जो है ना वो टूट पड़ेगी ईरान के ऊपर अगर ईरान ने जो है मुआहदा ना किया। और मेरे ख्याल में ईरान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को बार बार कहा है कि हम जब तक मुआहदा कम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, आयरन क्लॉड गारंटी आप हमें नहीं देंगे, हम किसी सूरत के अंदर जो है मुज़ाकरात के अंदर नहीं जाएंगे। और एक और बात उन्होंने कहा सीज़ फायर को भी हम नहीं मानते। मेरे ख्याल में बड़े फेयर पॉइंट है, उनके पांचों नुकात इंटरनेशनल लॉ के नीचे फॉल करते हैं। और उसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने एक ही बात की है कि हर सूरत के अंदर जो हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम वो मेंटेन करके ही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मुज़ाकरात के ऊपर बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में ईरान जिस तरीके से डाटा सेंटर्स को हिट कर रहा है, बहरीन के अंदर अभी रिसेंट उन्होंने स्ट्राइक की, यूएई के अंदर अपने आपके सामने हालात हैं, तो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मेंटेन करना इस वक्त तक 36वें दिन तक ये बताता है कि ईरान किसी सूरत के अंदर जो है बैक ऑफ नहीं करेगा। तो पत्थर के ज़माने की बात जो है आप कर रहे हैं, तो सोचे पत्थर की ज़माने की जहन जो है वो इस वक्त किसका है।
तो अमेरिका के अंदर तो आप उनके आर्मी चीफ को हटा चुके हैं, नीचे लेवल का बंदा वो तक लड़ना नहीं चाहता। यूरोप ने लॉजिस्टिक आपका सारा ढांचा तबाह कर दिया, वो आपके जहाज़ों को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। और जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बिल्कुल इस वक्त नहत्ती हैं वहाँ के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि रॉबर्ट पेप की बात बड़ी दुरुस्त है कि ईरान ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, ईरान ग्लोबल वर्ल्ड पावर का जो अपना ये जो शिफ्ट आ रहा है सिग्निफिकेंटली, उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और ईरान जो है उसके पीछे उन्होंने कहा कि अब असर्ट कर रहे हैं रशियन भी और चाइनीज भी। जो पहले आ रहा था कि शेडो वॉर के अंदर, अब वो निकल के सामने आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों के अंदर 2-3 दिन पहले चाइना ने टंगस्टन देनी बंद कर दी है। दुनिया की आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती धात ये है जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होती है, और वो उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम आपको नहीं हैंड ओवर करेंगे। तो टोमाहाक हाक जो है ख़त्म हो चुके हैं, पैट्रियट इंटरसेप्टर आपके पास है नहीं, गोला बारूद नहीं है वहाँ पे। जो एरो 3 या डेविड स्लिंग वो काम नहीं कर रहे जिस तरीके से ये हिट कर रहे हैं वहाँ के ऊपर। और याद रखें इराकी मलेशिया भी हिट कर रही है एक वक्त में, वहाँ से रेड सी से भी मिसाइल आ रहे हैं, सदर्न लेबनान से भी हमलों में शिद्दत आ रही है, और ईरान भी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल है ये जो बातें हो रही हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। देखिए उन्हें फिक्स जगह के ऊपर उतरना पड़ेगा, और वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। अगर करेंगे, मैं आपको बताऊं, ये जंग के अंदर एक बड़ा आप कह लें क्रिटिकल जंक्चर है। अगर वो जो पायलट है वो इरानियों के हाथ लग गया और उसकी वीडियो उन्होंने जारी कर दी। अमेरिका के अंदर पहले जो है पब्लिक मेल्टडाउन इस हवाले से बहुत ज़्यादा है, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है हर घंटे के बाद कि पायलट नहीं मिल रहा और शायद वो इरानियन के हत्थे चढ़ जाए। और ईरान में ताजरों ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो रख दी है, बाउंटी रख दी है कि जो उसे पकड़ के लेके आएगा हम उसे देंगे। तो मुझे लगता है कि हालात जो हैं कोई साजगार सिचुएशन इस वक्त लग नहीं रही। लेकिन याद रखें इरानियन किसी सूरत में बैक ऑफ नहीं करेंगे। और ईरानी सदर का जो खत था परसों का, मुझे लगता है दैट डिजर्व्स टू बी रेड, जिसके अंदर उन्होंने अपनी तहजीब का मुकदमा अमेरिकन अवाम के सामने रखा है कि हमारा आपसे कोई मसला नहीं, ये जंगी मंडियां जो हैं ये इंसान का खून पीती हैं, और आपका टैक्स पेयर का पैसा हो जाए। और जिस तरह से उन्होंने पूरे का पूरा माजी बताया कि हम माजी में और अभी जो रिसेंट पास्ट है हमने किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं किया। तो ट्रंप की ये 20 मिनट की हवन्नक और जो ये क्लैप ट्रैप था रबिश किस्म का, उसकी निस्बत अगर वो हद तक आप पढ़ लें तो मेरे ख्याल में ईरान ने ना दोस्त ना धमकी की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा हम हर सूरत के अंदर 6000 साल से इस चीज़ को मेंटेन करते आए हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम किसी सूरत में बैक ऑफ नहीं करेंगे। इवन आप इन जो अभी वेव्स फेंक रहे हैं अगर आप इनके कोड नेम चेक करें तो आपको अंदाजा होता है कि ईरान किस हद तक जो है वो वॉर के अंदर इस वक्त जो है रिटेलिएशन कर रहा है। अभी साहिब ज़माना अदरिकनी या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन या हैदर करार, तो मेरे ख्याल में वो शिद्दत आ रही है उसके अंदर। देखिए अभी उन्होंने क्या फेंके, हाजी कासम खैबर शिकन कदर मिजल, और कल की खबर आ रही है कि उन्होंने 500 जो हैं आईसीबीएम जो हैं वो लिए हैं। ये हमारे फेडरल पोस्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसी खबर को ब्रेक किया कि वो जो आईसीबीएम्स हैं वो 15,000 से 18,000 किलोमीटर की रेंज है, डियागो गार्शिया से लेके अक्रॉस द यूरोप अटलांटिक तक जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई हिस्से उसकी रेंज के अंदर हैं। अगर अमेरिका एस्केलेशन लैडर के ऊपर आगे जाता है तो उन्होंने कहा कि वो मिसाइल हिट करेंगे उनकी तमाम जितनी रीजनल तनसीबात हैं, और उसके अलावा डियागो गार्शिया को हिट करेंगे। मुझे लगता है ट्रंप जो है वो इस वक्त स्टक हो चुके हैं इस क्विक सैंड के अंदर है, और सैनिटी प्रिवेल करती नजर नहीं आ रही अनटिल अनलेस जो है कांग्रेस जो है वो इजलास बुला के इम्पीचमेंट की कार्रवाई करे। और यहाँ पे बहुत बड़ी वेस्टर्न हिपोक्रेसी है कि लोअर हाउस के पास गुंजाइश थी पावर एक्ट के ऊपर वोटिंग करने की, वो 2 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर रिसेस के ऊपर चले गए हैं। तो ये बात को आपको मानना पड़ेगा। उनका एकेडेमिया हो गया, उनका वेस्टर्न मीडिया हो गया, इवन वहाँ के लिबरल जितने भी हैं, उन्होंने ईरानोफोबिया जिस तरीके से 79 के बाद से लेके आज तक क्रिएट किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट तनाजुर के अंदर वो भी इस पैडल कर रहे हैं नैरेटिव को कि ईरान को और अपना हिट किया जाए। लेकिन याद रखें उनके जितनी स्टील मिल्स को आप अटैक करें, दे हैव गॉट द नर्व्स ऑफ स्टील, और वो चीज़ हमने पिछले 36 दिनों में देखी। बिल्कुल सही है। मेरे साथ डॉक्टर जफर हसन साहब भी मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब जो रेड सिग्नल दिया अमेरिका ने नेटो को और साथ साथ यूके को, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं? आगे आने वाले दिनों में क्या मामला देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सवात तैयब साहब। जो रिस्पांस आया है जर्मनी, इटली और फ्रांस की तरफ से, जी, उसके बाद तो ये बात क्लियर है कि नेटो तो अब समझे खत्म ही हो गया। अब नेटो वाला किस्सा तो नहीं रहा। और इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जब इराक पे हमला किया था 91 में, फिर 2003 में जब ये अफगानिस्तान पे कार्रवाई की थी,
तब यही लोग अमेरिका के साथ आए थे और इस दफा नहीं आए। तो इसका क्या मतलब है कि उस वक्त क्या मामला थे और आज क्या मामला हैं? अब क्या चीज बदल गई है कि ये लोग नहीं आए या आने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं? इसका मतलब है कि अब इनके हालात वैसे नहीं है, या इन्हें अमेरिका पे वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो पहले माले गनीमत में उन्हें हिस्सा मिलता था इस दफा उसकी उम्मीद नहीं है। कोई वजह तो होगी। तो वो मामला तो खत्म हो चुका। यूरोप और अमेरिका अब इकट्ठे नहीं है जंग के मामले पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी पोजीशन ये थी कि जी ये काम तो अमेरिकी फोर्सेस अकेले कर सकती है जाके। वो काम अमेरिकी फोर्सेस से अकेले नहीं हुआ उनके, और वो हमने देखा कि क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि जो सामान लेके आए थे वो ये काम करने के लिए, जेरल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन और दूसरा जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये सामान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का। और जब यहाँ पे आए और आगे जिन हालात का सामना करना पड़ा और जिस किस्म के वॉरफेयर का सामना करना पड़ा, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये अब सारा सिस्टम जो एक बनाया था, एक आर्किटेक्चर था वॉरफेयर का, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। यानी कि आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, वॉरशिप्स हों, बहुत ताकतवर फजाइया हो, आप शहरों पे बमबारी करें आके, इसी से डराते थे ना। तो जी। धौंस धमकी डराने से ही इन्होंने अपना ये सारा सिस्टम बना रखा था। वो काम नहीं आया। और अब हकीकत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका के पास मिलिट्री ताकत नहीं है। ये गीदड़ भक्कियां आपने देखी, 5,000 फौजी भेजेंगे, फिर 17,000 भेजेंगे, तो भेज क्यों नहीं देते? अब तो वजीर खारजा ईरान के वो तो तंज कर रहे हैं कि भिजवाए वो बंदे, ताकि हम देखेंगे वो क्या करते हैं आके, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस ईरान को भी आ गया ना। देखिए, फिर दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए समझने की है, कि जो बात की जा रही है कि जंग ईरान जीत गया है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, तो उसमें एक बात क्लियर है कि जंग बंदी और जंग कौन जीता ये रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। ईरान ने खुद को डिफेंड कर लिया, ये उसकी जीत है। अमेरिका अपने 5-4 जो 2 हदफ लेके आया था वो पूरे नहीं हो सके, ये उसकी हार है, सिंपल। बट इवन दैट इज नॉट द मेन क्वेश्चन। 5 पॉइंट्स ईरान के मान लिए जाएं और 15 पॉइंट्स अमेरिका के मान लिए जाएं, उनके ऊपर कोई मामला तय हो जाए, इवन दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि इजराइल की गारंटी कौन देगा कि ये दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। ये गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती, ये समझने की जरूरत है। इजराइल की टोटल डिफीट रिस्की है, और इसका एविडेंस है हमारे पास 1973 का, जब मिस्र की फौज तल अबीब तक पहुंच गई थी। मिस्र और शाम की फौजें और तल अबीब को फतह करना चाहती थी, तो उन्होंने 8 जहाजों पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के डेमास्कस और कायरो पे बमबारी के लिए तैयार कर दिए थे। ये इत्तला पहुंची थी हेनरी किसिंजर के पास जी। उन्होंने फिर वेपन सप्लाई किए इजराइल को फाइट बैक करने के लिए, और उन्होंने फाइट बैक किया। सो नाउ द प्रॉब्लम इज टोटल डिफीट इजराइल की रिस्की है, कि जब वो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है कि अगर टोटल डिफीट होगी तो हम न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर लेंगे, और इस काम को दरमियान में छोड़ना दोबारा रिस्की है, क्योंकि वो फिर 2 साल बाद आ जाएंगे। ये पैराडॉक्स है, इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द क्वेश्चन। जंग कौन जीत रहा है, परसेप्शन किसकी बनी है, अभी जंग बंदी का मायदा किसकी शराइत पे होना है, आप आज करके देख लीजिए। मैं यकीन से कहता हूं, दावे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन यकीन से कहता हूं हफ्ते नहीं तो महीनों की बात है, बात यहीं पे आ जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उस जंग बंदी की वायलेशन इजराइल की तरफ से नहीं होगी। अच्छा, जंग बंदी की गारंटी कौन देगा ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो गारंटी क्या होगी? गारंटी ये होगी कि अगर इजराइल ने इस मायदे की खिलाफ वर्जी की तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। यानी कि ईरान पे या किसी और मुल्क पे अगर इजराइल हमला करता है तो उसका नुकसान हम भरेंगे, और उस मुल्क की तरफ से हम लड़ेंगे या हम सजा देंगे इजराइल को।
कौन देगा जी इसकी ये गारंटी? बिल्कुल सही। बैठ के बात कर ले, बुनियादी बातें तय करनी पड़ेंगी, ये हैं बुनियादी बातें। इसके साथ एक और बात है, असल झगड़ा क्या है इसराइल और ईरान का? ईरान और इसराइल की तो बहुत दोस्ती थी 79 से पहले। दूसरा मुल्क था गालिबन ईरान इसराइल को तो तस्लीम करने वाला। तो झगड़ा कहां पे हुआ? झगड़ा है फलस्तीन का। फलस्तीन का नाम ना इन 5 पॉइंट्स में है जो ईरान की तरफ से प्रपोज हुए हैं, ना उन 15 पॉइंट्स में है जो अमेरिका की तरफ से प्रपोज हुए हैं। यानी कि कोर इशू तो एड्रेस नहीं हो रहा। अगर ये आज मुआहदा कर भी लेते हैं जंगबंदी का, द कोर इशू रिमेन्स अनसॉल्व्ड। इसराइल का रिस्पॉन्स ये है कि हम जंगबंदी मान लेंगे लेकिन लबनान पे नहीं मानेंगे। तो लबनान पे नहीं मानेंगे, वहां झगड़ा चलता रहेगा, ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते रहेंगे, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे तो उसके जवाब में दोबारा कार्रवाई हो जाएगी, बात वहीं पे आ जाएगी। किसी तरफ से कैलकुलेट करके देख लें, ये मामला सॉल्व नहीं होगा। मामला सॉल्व होगा जब इसराइल की कंटेनमेंट होगी। वो कैसे होगी उसका मुहिम्मा आपके सामने रख दिया, इसे सुलझा लें दानिश्वर बैठ के। राइट सर, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।